सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राना में। तो गाइस आप लोगों के लिए हमारा एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए होंगे जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस जितना शॉर्ट तरीके से आप चीजों को नोट करेंगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करेंगे, जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी गाइस आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा हेल्प करेगा और आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं वो एक ही तरीका होता है कि जितना शॉर्ट तरीके से हो सके आप नोट बनाइए। ठीक है, इसमें मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी गाइस। जितना चीज आपको पता है आप उस चीज को नोट मत करिए, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता है प्लीज उसको नोट करिए और उसका रिविजन करिए। ठीक है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को गाइस। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट और आज का जो सेट है हमारा गाइस, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा 21 है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का आज कौन सा सेट है गाइस? सेट 21 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? तो आपको बताना है कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर या ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी पर आपका कौन सा बांध है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपकी कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछी गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे गाइस। कि पहला तो है कि इससे इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये किस नदी पर है। दूसरा आपको निर्माण से रिलेटेड प्रश्न याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था नागार्जुन सागर बांध का, ये निर्माण कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 1955 से लेकर 1967 के बीच हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण कब हुआ था गाइस। तो 1955 से लेकर 1967 यानी कि 1955 से लेकर 1967 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में है गाइस, राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अगर आपसे राज्य पूछता है कि ये किस राज्य पे गए, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है तेलंगाना, और जो है आपको याद रखना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे राज्य पूछे तो ज्यादातर जो है राज्य में अगर सिर्फ तेलंगाना हो तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर आपसे राज्य पूछता है तो आपको क्या याद रखना है गाइस? कि आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना के तभी जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ स्थित है, जिसमें आपका ऑप्शन जो था वो तेलंगाना दिया हुआ था, तो तेलंगाना हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी सीमा पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ताकि अगर आपसे राज्य भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है गैस कौन सा ये बांध स्थित है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका नागार्जुन सागर बांध है, तो आंध्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते गए इस महानदी की। ठीक है, महानदी से जो है ये बताइए कि ये जो है ये महानदी पर कौन सा बांध? हीराकुंड बांध गई। तो आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीराकुंड बांध जो है ये आपका जो है महानदी पर स्थित है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है guys कि अगर आपसे राज्य के बारे में कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। और अगर आपसे राज्य पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है उड़ीसा में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये सारी लिखा रही हूँ। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है सबसे जो है लंबा बांध कौन सा है, आपसे भारत का लंबा बांध अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध से आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है गैस? हीराकुंड बांध से आपको ये याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये आपका जो है हीराकुंड बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गैस, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा बांध है। उसके बाद आपको याद रखना है गैस कि ये किस राज्य में है और किस नदी पर है। इतना पॉइंट तो आपको याद रखना है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा होगा गैस, इसको नोट करते हुए चलिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस भारत का सबसे लंबा बांध के बारे में बात हो गया। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा है गाइस,
और किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे बांध के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी पर जो है आपका कौन सा बांध गाइस, ये आपको याद रखना है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है आप सभी सुने होंगे नाम गाइस, ये आपको याद होगा कि टिहरी बांध जो है ये कौन सा बांध है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अगर लंबा बांध के बारे में बात करें तो ये हो गया हीराकुंड बांध, जो कि ये सबसे लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी पर जो है आपका टिहरी बांध जो है, ये क्या है गाइस, ये आपको नोट कर लेना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है गाइस, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग क्या दिक्कत करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है बहुत गलती होता है। अगर भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछे तो टिहरी बांध होता है, लेकिन अगर आपसे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछ ले तो वहां पे भी बहुत लोग टिहरी बांध को दे देते हैं और क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ते, ठीक है। ये भी बहुत गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये आपका टिहरी बांध है, जो कि आपका भागीरथी नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किस राज्य में है, अगर हम इसके राज्य के बारे में बात करें तो गाइस आपको याद रखना है, अगर इसके इस बांध के राज्य के बारे में बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस राज्य में गाइस, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ये उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में गए, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि ये उत्तराखंड में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्य भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है गाइस कि भारत का जो सबसे जो है गुरुत्व ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भारत का ऊंचा बांध पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा हो गया गाइस, टिहरी बांध हो गया। लेकिन अगर आपसे भारत का ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ ले, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार अलर्ट कर रही हूँ कि इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है गाइस। यहाँ पे जो एग्जामिनर इसीलिए जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से, यहाँ पे छोटी छोटी गलती की वजह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है ये आपका कौन सा है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये है आपका जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है, ये आपका जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। अब बात करते हैं अगर इसके राज्य के बारे में बात करें कि ये जो बांध है ये किस राज्य में गए, तो अगर इस बांध के राज्य के बारे में बात करते गए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है गाइस आपका किस राज्य में है, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो है ये जो है यहाँ से जो है राज्य के बारे में पूछता है गाइस, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है कि ये किस नदी पे है गाइस, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, ये सतलज नदी पे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये सतलज नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही है, सबको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बेतवा बांध, ठीक है। बेतवा बांध जो है ये भी बताइए, ये जो है बेतवा बांध आपका जो है इस पे जो है बेतवा नदी पे कौन सा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस राजघाट बांध, राजघाट बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राजघाट बांध जो है ये आपके बेतवा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। राजघाट बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है बेतवा नदी पर है। उसके बाद अगर आपसे जो है पूछता है कि राज्य के बारे में कि ये जो है बेतवा नदी पर तो है, लेकिन अगर आपको राज्य घाट बांध के बारे में अगर आपसे राज्य पूछ ले कि ये किस राज्य पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो आपका जो है राजघाट बांध जो है ये कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रख लेना है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखाए होगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका जो है भगीरथी अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध जो है ये किसके संगम पे गए, तो आपको याद रखना ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर जो है वो कौन सा बांध है गाइस, टिहरी बांध है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में दिया हुआ है जो कि तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैइलट्टम, ऑप्शन बी पांडवानी, ऑप्शन सी मटकी या ऑप्शन डी कुडियाट्टम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैइलट्टम। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अट्टम शब्द जो है वो हम लोग केरल से याद किए हुए हैं कि जब लास्ट में अट्टम
तो वो केरल सा का होगा, पर नहीं गाइस, जहाँ भी आपको ये देखना है जैसे कि ये कुडियाट्टम है, ठीक है, तो ये आपको पता, ये तो मैंने बता दी कि जहाँ पे अट्टम है ये आपको पता होगा कि ये किस राज्य का हो जाएगा, ये केरल का हो जाएगा क्योंकि ये अट्टम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बता दें तमिलनाडु में अगर आपको ल दिखता है जिस भी नृत्य में जो है, नेम में अगर आपको ल दिख जाएगा और तमिल में भी ल होता है, तो इस वजह से आप इसको अंदाज कर सकते हैं गाइस कि ये किसका हो जाएगा, ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर केरल के जो नृत्य होगा उसमें यह आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है मयिलट्टम। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन कौन सा नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही हूँ, सबको नोट करते हुए चलिएगा। तो आपको मयिलट्टम हो गया, ओयिलट्टम हो गया, तो ओइल में भी आपको इल लग रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसका हो गया गाइस, तो ये तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मयिलट्टम हो गया, ओयिलट्टम, ये सब जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है तमिलनाडु का हो गया। उसके बाद जो है आपको याद रखना है गाइस, ये जो है कौन सा हो गया, कुलियट्टम। कुलियट्टम भी जो है गाइस ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुलियट्टम जो है ये भी आपके तमिलनाडु का हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुलियट्टम कहाँ का हो गया गाइस, तो ये भी जो है ये आपके तमिलनाडु का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपका हो गया कुम्मी। कुम्मी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुम्मी जो है ये भी तमिलनाडु का लोक नृत्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, कूड़ावांजी। कूड़ावांजी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कूड़ावांजी जो है ये भी आपके जो है तमिलनाडु का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। कूड़ावांजी जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके तमिलनाडु का हो गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस, कुली कुली नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुली कुली नृत्य जो है ये आपका कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुली कली नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये भी जो है ये आपके तमिलनाडु का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और याद रखना है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, थेपेत्तम। थेपेत्तम जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, थेपेत्तम जो है ये भी जो है गाइस ये आपका कहाँ का हो गया, ये भी आपके तमिलनाडु का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु से जो है आपका इतना याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस पांडवानी। पांडवानी जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि पांडवानी नृत्य से संबंधित जो है कौन है, कौन सी व्यक्ति जो है वो पांडवानी नृत्य से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा तीजन बाई जो पांडवानी नृत्य से बहुत ज्यादा संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है कि पांडवानी जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांडवानी जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जिसको नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है और कौन कौन सा नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पांडवानी जो कि छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद से गाइस आपको याद रखना है सुआ। सुआ नृत्य जो है ये कहाँ का गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सुआ नृत्य जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, तो आपको ध्यान रखना है सुआ नृत्य कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। उसके बाद आपको गाइस याद रखना है पंथी। सुआ नृत्य हो गया, पंथी नृत्य हो गया, ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये हो गया आपका जो है ये आपका कहाँ का हो गया गाइस, ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। उसके बाद है गाइस आपको और याद रखना है, जिसमें से मैं बता दूं और कौन सा हो गया गाइस, आपको याद रखना है राउत। राउत राउत जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, राउत नृत्य जो हो गया ये भी आपके जो है कहाँ का हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हो गया ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मयिलट्टम का, जो है एक चीज आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है मयिलट्टम में, इसमें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इस पिक्चर में जैसे मोर का पंख लगा हुआ है, ठीक है। तो इस नृत्य में क्या होता है, मयिलट्टम में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि मोर का जो है ना पंख लगाकर जो है पहनकर और इसमें जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। तो मयिलट्टम की ये खासियत है कि इसमें जो है मोर का पंख लगाते हैं और फिर नृत्य करते हैं, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें जो है क्या है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, ये मोर का पंख है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मोर का पंख लगा करके नृत्य करते हैं। मयिलट्टम में क्या करते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, मयिलट्टम में क्या करते हैं, मोर का पंख लगा के नृत्य करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोर का पंख लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है तमिलनाडु में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोर का पंख लगाकर जो नृत्य किया जाता है वो मयिलट्टम किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाई होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पंख लगाकर जो है नृत्य किया जाने वाला कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मयिलट्टम, ठीक है।
आप बात करते गए इस मटकी मटकी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश का है। मटकी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये मध्य प्रदेश का है। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है क्या करते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो है सर के ऊपर जो है मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे उसे रख करके और नृत्य करती है और उसमें संतुलन बनाए जो रखती है। ये जो नृत्य है ये मटकी नृत्य में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मध्य प्रदेश की बात करेगा इस तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा नृत्य आपको याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मटकी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस तीमा तीमा नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीमा नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपके मध्य प्रदेश का, ठीक है। तीमा नृत्य कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीमा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है फगुआ नृत्य हो गया, तीमा नृत्य हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है फगुआ हो गया, मटकी हो गया, ये सब कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ही मिलेगा। तो इसमें जो चीज आपको पता है उसको नोट नहीं करिएगा, लेकिन जो नहीं पता है प्लीज नोट करते चलिएगा। पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, तो प्लीज इसको नोट जरूर करते चलिएगा। सारे क्वेश्चन में जितना भी बता रही हूँ, जो पता है वो मत करिए, जो नहीं पता है वो जरूर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज किसने की थी गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्होंने हाइड्रोजन की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो अगर हम बात करते हैं हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज है ये कब की थी गाइस, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका डेट भी पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किसी कब की थी, 1766 में। उसका जो है हाइड्रोजन से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आवारा तत्व इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवारा तत्व जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आवारा तत्व जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है आवारा तत्व जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे जो है क्या कहा जाता है गाइस, आवारा तत्व। आवारा तत्व होता है गाइस, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसे आवारा तत्व कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस हाइड्रोजन का, तो A होता है, और इसका प्रतीक जो होता है वो H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें गाइस, तो यहाँ से जो है आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, और इसका जो प्रतीक होता है रासायनिक प्रतीक होता है वो कितना होता है, तो H होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका परमाणु क्रमांक जो है इसका 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसके अगर हम प्रतीक की बात करें कि इसका प्रतीक क्या होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो खोज की थी वो RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और इन्होंने जो खोज की थी ये सबसे पहले जो है इसका जो रिसर्च किया था किस पे किया था, बंदर पे किया था, और उस बंदर का क्या था, रीसेस बंदर पे जो है इन्होंने खोज किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है RH फैक्टर की तो खोज की, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन्होंने RH फैक्टर की खोज जो है ये कब की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने RH फैक्टर की जो खोज की थी वो की थी 1937 में, जो है इसकी खोज की। इसकी खोज कब की गई ये आपको ध्यान रखना है, 1937 में जो है खोज की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस हम बात करते हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लुई पास्चर ने जो है ये रेबीज की टीके की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज की टीके की खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेबीज की टीके की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, रेबीज की टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लुई
पातशाही ने रेबीज के टीके की खोज की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विलियम हार्वे ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस? तो रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो है ये किसने किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किया था वो क्या था? विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने जो है खोज कब की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1628 ईस्वी में इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन था? तो आपको बताना है कि हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासक था, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंद वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी शुंग वंश का, या ऑप्शन डी शिशुनाग वंश का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मगध साम्राज्य पर जो है वो कितने राजवंशों ने शासन किया था, आपको ये याद रखना है गाइस। तो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि मगध साम्राज्य पे जो है वो टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य पे जो है कितने राजवंशों ने शासन किया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य पे सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मगध साम्राज्य पे 7 राजवंशों ने शासन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और सातों राजवंशों का जो है क्रम भी आपको याद रखना है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे गैस कि हाँ कि ये बताइए कि हर्यक वंश के बाद, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि हर्यक वंश के बाद आपसे नंद वंश भी पूछ सकता है गैस, आपसे जो है आपसे शुंग वंश भी पूछ सकता है, आपसे कन्या वंश के बाद किस वंश का शासन आया, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य पे कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो 7 राजवंशों ने जो है शासन किया है। ये पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, 7 राजवंशों का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सा राजवंश है और उसका हम क्रम वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम इसका क्रम वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसने किया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है ये किस वंश का शासन आया गया, तो सबसे पहले जो है हर्यक वंश का शासन आया। किस वंश का शासन आया? हर्यक वंश का शासन आया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। हर्यक वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आया गया, तो हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का शासन आया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का शासन आया। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग वंश के बाद जो है ये किस वंश का शासन आया गया, तो शिशुनाग वंश के बाद जो है आपको याद रखना है किस वंश का शासन था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है नंद वंश का शासन था। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद जो है किस वंश का था, नाग वंश भी इसको कहा जाता है और शिशुनाग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद जो किस वंश का शासन आया, नंद वंश का शासन आया। नंद वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आएगा, तो नंद वंश के बाद जो शासन आया वो आया मौर्य वंश का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन आया। मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आएगा, तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का शासन आया। मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आएगा, तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का शासन आया। और शुंग वंश के बाद जो है किसका शासन आएगा, शुंग वंश के बाद जो है ये आपको याद रखना कि कण्व वंश का शासन आया। शुंग वंश के बाद जो है किसका शासन आएगा, कण्व वंश का आया। और उसके बाद जो है किसका शासन आएगा, उसके बाद जो है सातवाहन वंश का आया। तो ये टोटल 7 है जो कि मैं इसका क्रम वाइज लिखी हूँ गाइस, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपसे पूछा गया था कि हर्यक वंश के बाद जो है किस वंश का शासन था, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले क्रम में जो है ये कौन है गाइस, आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद जो है किसका शासन आया था गाइस, शिशुनाग वंश का। तो आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको कार्यकाल की बात करते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कार्यकाल की अगर बात करें गाइस, तो हर्यक वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो कार्यकाल अगर हम यहाँ पे भी क्रम वाइज लिखेंगे गाइस, जगह नहीं है तो मैं इसी तरीके से, आप इसको ध्यान से देखिए कि मैं आपको बोल क्या रही हूँ और उसके बाद आप नोट करिए। ठीक है, तो अगर हम इसके काल की बात करेंगे गाइस कि इसका जो है कार्यकाल, तो यानी कि क्रम वाइज बात करेंगे। ठीक है,
कार्यकाल का क्रम वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक। हर्यक वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 544 से लेकर के, आपको ध्यान रखना है कि हर्यक वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 544 से लेकर गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 544 से लेकर के 413 ईसा पूर्व जो था ये हर्यक वंश का शासन काल था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 400 ईसा पूर्व में बात करेंगे गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 544 से 413 जो है वो हर्यक वंश का था। उसके बाद जो गाइस है शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का जो था वो 413 से लेकर के 345, 413 से लेकर के कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 345 ईसा पूर्व जो है इसका शासनकाल शिशुनाग वंश का था। उसके बाद गाइस ये आपको याद रखना है 345 से लेकर के, गाइस आपको मैं क्रम वाइज बताई, जैसे ऊपर जो क्रम है उसी का जो है आपका क्रम बताई हूँ, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसका जो है शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश का शासन आया। तो नंद वंश का जो था वो 345 से लेकर के 321 ईसा पूर्व जो था ये नंद वंश का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन आया। मौर्य वंश ने जो है कब तक शासन किया, तो मौर्य वंश ने जो किया गाइस वो आपको ध्यान रखना है 321 से लेके 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व, ठीक है। 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व जो है ये मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश के बाद जो है गाइस ये आपको याद रखना है कण्व वंश। कण्व वंश ने 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया कण्व वंश ने। उसके बाद जो है आपका दो वंश और हो गया गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है कण्व वंश के बाद जो है आपका कौन सा वन है गाइस, 6 हो गया। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद है नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। अब कण्व वंश की बात करते हैं तो कण्व वंश ने जो है कब तक शासन किया, तो कण्व वंश ने जो है 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक जो है ये कण्व वंश का शासन था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है कार्यकाल आपका क्रम वाइज है और ऊपर में जो है ये आपका नाम है, ताकि आपको ध्यान रखना है, मैं आपको समझा दिया, आप उस तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि ढोलू कुनीथा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि ढोलू कुनीथा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी कर्नाटक का, या ऑप्शन डी राजस्थान का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ढोलू कुनीथा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक का है, ठीक है। उसका अगर हम बात करते हैं कि कर्नाटक का कौन कौन सा लोक नृत्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यक्षगान। यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यक्षगान, याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है वीरगासे। वीरगासे जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीरगासे जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सुग्गी। सुग्गी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुग्गी जो है ये भी कर्नाटक का लोक कला नृत्य शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है डोलू कुनीथा हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है पटा कुनीथा। पटा कुनीथा जो है ये कहाँ का गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पटा कुनीथा जो है ये आपका कर्नाटक का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पटा कुनीथा जो है ये कहाँ का गैस, तो ये जो है ये आपके कर्नाटक का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का गाइस। उत्तर प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य कौन कौन सा है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रासलीला। रासलीला जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कजरी। कजरी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है नौटंकी। नौटंकी जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नौटंकी जो है ये भी जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोक कला नृत्य शैली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस बिहार का। बिहार का जो है वो कौन कौन सा लोक कला नृत्य शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है विदेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नृत्य, आपको ध्यान रखना है कि विदेशिया जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदेशिया जो है ये आपके जो है बिहार का लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं guys, विदेशिया के बाद आपको याद रखना है झिझिया। झिझिया हो गया या जितिया हो गया, ये आपको याद रखना है, ये जो है ये किसका हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि झिझिया जो हो गया ये आपके जो है बिहार का लोक कला नृत्य शैली हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है बिहार से और कौन सा हो गया, सामा चकवा। सामा चकवा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके बिहार का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है बिहार का हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस
राजस्थान से, राजस्थान की जो लोक कल्याण शैली है वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है भवाई। भवाई लोक कल्याण शैली जो है ये कहाँ की गई, ये आपको ध्यान रखना है। भवाई लोक कल्याण शैली जो है ये राजस्थान की है। उसके बाद आपको याद रखना है guys, पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ की है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पनिहारी जो है ये भी राजस्थान की है, आपको याद रखना है। उसके बाद guys आपको पनिहारी के बाद आपको याद रखना है घूमर। घूमर जो है ये किस राज्य की लोक कल्याण शैली है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि घूमर जो है ये भी राजस्थान की लोक कल्याण शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी गोमती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी वो कौन सी नदी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसके उद्गम के बारे में। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है guys? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको उद्गम के बारे में याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है किस नदी का उद्गम होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है इसका उद्गम होता है। ये आपको पहला पॉइंट आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है ये किस नदी का उद्गम होता है guys? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। उसके बाद बात करते हैं guys इसकी कुल लंबाई के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसकी लंबाई के बारे में। तो गाइस इसका जो है कुल लंबाई भी पूछा जाता है और भारत में इसकी कितनी लंबाई है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को क्लियर आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वो कुल लंबाई कितनी है गाइस? तो 2900 किलोमीटर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। कुल लंबाई जो है कितनी है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है 2900 किलोमीटर। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है कितनी है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है 916 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है इसकी लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में 916 किलोमीटर जो है लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है भारत में कितनी है गाइस? तो 916 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 916 किलोमीटर जो है ये लंबाई है भारत में। और इसकी कुल लंबाई जो है ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस सबसे पहले आप बात करेंगे चौड़ाई के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ये चौड़ाई कितनी है गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है कहीं कहीं पे आपको 5 से 10 किलोमीटर या कहीं कहीं पे आपको 8 से 10 किलोमीटर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे जो है ब्रह्मपुत्र की 5 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा रही हूँ इस सबको नोट करते हुए चलिएगा। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि तिब्बत में जो है इसका उद्गम होता है। तो तिब्बत में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सांगपो नदी से जो है ये तिब्बत में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी से जो है ये तिब्बत में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो नदी से जो है ये तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी, ये जितना भी फैक्ट लिखा है वो सब आपको ध्यान रखना है, ये किस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट है सब आपको ध्यान रखना है। जाना जाता है सांपो नदी के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं गाइस ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में कि इसकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो है हम गैस इसकी सहायक नदी की बात करेंगे गैस, तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। गैस सुनिएगा गौर से और इसे जो है जितना शॉर्ट तरीके से होगा नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इसकी हम सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं मानस नदी। मानस नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है इस कौन सी नदी जो है सहायक नदी है, मानस नदी।
उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, मानस नदी के बाद आपको दूसरा जो है कौन सी नदी याद रखना है गाइस, सियांग नदी। पहले आपको याद रखना है मानस नदी, उसके बाद आपको याद रखना है सियांग नदी। ये सब जो है कौन सी है गाइस, ये आपको याद रखना है सियांग नदी। ये सब जो है ये किसकी सहायक नदी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। उसके बाद आपको सियांग के बाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा, लोहित नदी। लोहित नदी जो है ये किसकी सहायक नदी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोहित जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो 3 नदी जो है इसकी सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा गाइस। चलिए उसके बाद बात करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि ये तो भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जो वो कौन जाना जाता है गाइस, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन अगर गंगा नदी के बारे में आपको याद रखना है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी और सबसे लंबी नदी आपको पता होना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी जो कि है आपका गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि पोला उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी हरियाणा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोला उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोला उत्सव में जो है ये क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव में जो है ये बैल की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव में क्या होता है गाइस, तो पोला उत्सव में जो है ये बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। बैल की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखेंगे जो पोला उत्सव में जो है इसी का पिक्चर है गाइस, ये आपको ध्यान देखिए से इसको ध्यान से कि ये जो है ये क्या है गाइस, इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये क्या हो रहा है गाइस, बैल को अच्छे से सजाया जाता है, फिर इसकी पूजा की जाती है गाइस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें जो है क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये पोला उत्सव है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा उत्सव है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव है, ठीक है। इसमें बैल की पूजा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र में और कौन कौन सा उत्सव जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काला घोड़ा उत्सव। काला घोड़ा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काला घोड़ा उत्सव जो है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला उत्सव भी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और काला घोड़ा उत्सव भी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसका जो है आपको याद रखना है गाइस कौन सा गाइस, ये आपको याद रखना है, पोला उत्सव हो गया, आपका काला घोड़ा उत्सव हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है बिठोबा। बिठोबा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिठोबा जो है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिठोबा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कोजगिरी। कोजगिरी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोजगिरी उत्सव जो है ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका हो गया बाणगंगा उत्सव। बाणगंगा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाणगंगा उत्सव जो है एक और उत्सव जो है आपको याद रखना है, बाणगंगा। बाणगंगा उत्सव जो है ये किस कहाँ मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणगंगा जो है ये आपके जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं पंजाब। पंजाब में आपका कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है लोहड़ी। लोहड़ी जो है ये कहाँ मनाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, लोहड़ी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोहड़ी के बाद आपको कौन सा फेस्टिवल याद रखना है गाइस, बैसाखी। बैसाखी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैसाखी जो है ये भी पंजाब का फेस्टिवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन सा है, तो पंजाब का जो है बैसाखी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है ये कहाँ का है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पंजाब में मनाया जाता है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है गुरु पर्व के बाद आपको याद रखना है तीज। तीज जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये पंजाब में भी मनाया जाता है, बिहार में भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा में भी मनाया जाता है तीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस ये होला मोहल्ला। होला मोहल्ला जो है कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, होला मोहल्ला जो है ये भी आपके पंजाब में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, होला मोहल्ला जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, होला मोहल्ला जो है ये पंजाब में मनाया जाता है।
उसके बाद गाइस गुजरात में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि नवरात्रि जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि जो है ये आपके गुजरात में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि के बाद आपको याद रखना है कौन सा गाइस, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है ये हर राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति आपके बिहार में भी मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, ये हर जगह मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मकर संक्रांति हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है महाशिवरात्रि, ये जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो महाशिवरात्रि उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में, ठीक है। तो कौन कौन सा फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है हरियाणा में जो है कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो है आपका जैसे कि पंजाब में जो जो फेस्टिवल मनाया जाता है guys, वो आपके हरियाणा में भी मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप ले लीजिए लोहरी, लोहरी जो है ये पंजाब में भी मनाया जाता है, हरियाणा में भी मनाया जाता है, तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, लोहरी मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो बैसाखी, बैसाखी भी जो है हरियाणा में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब में जो जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा में भी वही फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है तीज, ये सब जो है ये कहाँ मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है ये आपका फतेहपुर सीकरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बात करेंगे गाइस इसके निर्माण के बारे में, कि फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने करवाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो फतेहपुर सीकरी का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी भी बनाया था, लेकिन जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये पानी की कमी की वजह से जो है इसने क्या किया था गाइस, कि फिर वापस है ना ये इसे राजधानी से हटा दिया गया था, ठीक है। फिर दोबारा जो है ये अपनी राजधानी आगरा को बनाया। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने जो है इसको राजधानी कब बनाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1571 से लेकर जो है ये फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर ने इसको राजधानी बनाया था। 1571 से लेकर के 1585 तक जो थी ये जो है ये राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के समय में ये राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गाइस की अकबर के द्वारा जो है और कौन-कौन सी चीज जो है इसका निर्माण कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी के अलावा और किस किस चीज का जो है निर्माण करवाया। अकबर के द्वारा जो निर्माण जो हुआ है वो आपको यहाँ पे जो है याद रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन सब जो है पूछता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो निर्माण करवाया गया जो है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो अकबर के द्वारा निर्माण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपको हो गया फतेहपुर सीकरी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अकबर ने किसका निर्माण करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने जो है पंचमहल का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। उसके बाद आपको याद रखना है जमा मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जमा मस्जिद का निर्माण भी जो है ये अकबर ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था गाइस, तो अकबर ने करवाया था। उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है दीवाने खास का निर्माण जो है किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दीवाने खास का निर्माण जो करवाया था वो अकबर ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है गाइस, सब नोट करते हुए चलेगा। दीवाने खास की स्थापना जो है वो किसने किया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अकबर ने करवाया था। उसके बाद आपको याद रखना है इबादत खाना की स्थापना जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इबादत खाने की स्थापना जो है ये भी अकबर के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी है जो नर्मदा और तापी के बीच में जो स्थित है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी, ऑप्शन बी विंध्यन पर्वत, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ी, या ऑप्शन डी अरावली पर्वत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये नर्मदा तथा तापी नदियां जो है ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में जो है ये आपका जो है सतपुड़ा पहाड़ी है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है ये नर्मदा और तापी के बीच में आपको कौन सा पहाड़ी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कितने राज्यों में फैली हुई है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये 4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है गाइस, ये कितने राज्यों में फैली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 4 राज्यों में फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस कि कौन कौन से राज्य में ये फैली हुई है। तो इसका सबसे बड़ा भाग जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा पहाड़ी किस राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग जो है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में इसका सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद जो है थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है कहाँ है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा जो हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी है। ये टोटल 4 राज्यों में फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं guys कि सतपुड़ा पहाड़ी जो इनमें से किस राज्य में नहीं फैली हुई है, किस राज्य में है इसका भाग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस गुजरात, गुजरात भी हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, ये आपको याद रखना है गुजरात हो गया। उसके बाद जाएगा आपको याद रखना है कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। तो ये टोटल 4 राज्यों में जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सतपुड़ा पहाड़ी से जो है पहला प्रश्न तो ये पूछता है, लेकिन उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी आपसे ये पूछेगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछेगा तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कल के सेशन में भी बताई थी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताइए कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है और इसकी जो है ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी के बारे में, तो गाइस आपको याद रखना है कि सर्वोच्च चोटी जो है सतपुड़ा की वो धूपगढ़ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धूपगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसकी जो है अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो ऊंचाई है सतपुड़ा पहाड़ी की वो 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी ऊंचाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1350 मीटर जो है सतपुड़ा पहाड़ी की जो है ऊंचाई है, उसकी चोटी की जो है ऊंचाई है 1350 मीटर। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद है जिसमें गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले हुआ। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस वेद में हुआ था गाइस, ये ऋग्वेद में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऋग्वेद से जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ये आपका ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन वेद जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही है, सबको नोट करते हुए चलिएगा। उसका जो है दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस, किसमें आपको ये याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद तो है, इसे मंत्रों का वेद जो है किसे कहा गया गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मंत्रों का वेद जो है किसे कहा गया गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्रों का जो वेद कहा गया वो ऋग्वेद को जो है मंत्रों का वेद कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कितना मंडल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने मंडल है गाइस, तो 10 मंडल है। और कितना सूक्त है गाइस, तो 1028 सूक्त है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है और 1028 जो है ये सूक्त है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख, उसका जो है आपको यहाँ पे याद रखना है गाइस कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस वेद में किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है सबसे पहले आपको याद रखना है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कितने मंडल में गाइस, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा गाइस। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के कितने मंडल में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है इसका है उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से मंडल में, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि गायत्री मंत्र का जो है वो तीसरे मंडल में और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है ये सोम को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो है संगीतों का वेद, संगीतों का वेद के नाम से जो है किसे जाना जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीतों का वेद जो है ये सामवेद को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संगीतों का वेद जो है ये किसे कहा जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीतों का वेद जो कहा जाता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये सामवेद को कहा जाता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद का। अथर्ववेद में आपको याद रखना है, ये जो है जादू टोना तंत्र मंत्र से जो संबंधित है वो कौन सा वेद है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जादू टोना तंत्र मंत्र से जो संबंधित वेद है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अथर्ववेद है, ठीक है। जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो जादू टोना से संबंधित जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिखा रही हो गाइस, सबको नोट कर लेना है, ठीक है। यजुर्वेद जो है ये आपके विधि विज्ञान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा का घटक है। तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का जो घटक है वो कौन सा है। तो सबसे पहले घटक को समझते हैं कि घटक होता क्या है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो घटक मतलब आपसे ये होता है कि आप जैसे कि कोई भी चीज है ये, ठीक है, उसमें जो अगर हम किसी भी मिश्रण की बात करते हैं और उसमें कौन कौन सा मिश्रण मिलाया गया है, उसमें जो है अलग अलग जो उसमें मिश्रण मिलाया जाता है उसे हम घटक कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा में जो है कौन कौन सा मिश्रण मिलाया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो है बेकिंग सोडा के कितने घटक होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा के जो है 4 घटक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा के कितने घटक होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा के 4 घटक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसमें किसका किसका मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण की बात करेंगे गैस, तो अगर हम बात करते हैं इसमें 4 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है सोडियम, ठीक है। पहला आपको कौन सा याद रखना है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है सोडियम, जिसे हम किससे डी करते हैं गैस, जिसका प्रतीक जो है Na, ये आपको ध्यान रखना है। पहला होता है सोडियम। उसका दूसरा आपको याद रखना है कौन सा है गैस, तो दूसरा आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ठीक है। 4 प्रमुख घटक है, कौन कौन से घटक है ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया सोडियम, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, जिसे हम H से ही करते हैं, इसका प्रतीक क्या है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है H है। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा हो गया गैस, तीसरा आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा आपको कौन सा याद रखना है गैस, ऑक्सीजन। और चौथा हो गया आपका कौन सा गैस, तो चौथा आपका हो गया कार्बन, जिसे ऑक्सीजन को हम किससे करते हैं गैस, O से डिनोट करते हैं, यानी कि O से इसका रासायनिक प्रतीक है, ये आपको पता है। और जो चौथा हो गया वो आपका कौन सा हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चौथा हो गया कार्बन। यानी कि ये 4 प्रमुख घटक हैं जो कि बेकिंग सोडा के, ठीक है। यानी कि 4 चीजों का मिश्रण है बेकिंग सोडा में, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। इसे ही हम घटक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं आपसे बेकिंग सोडा भी पूछ ले, धोवन सोडा भी पूछ सकते हैं, तो आपको घटक समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है गाइस। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो आप इसके रासायनिक सूत्र से भी गाइस इसका जो है आप घटक पता कर सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके रासायनिक सूत्र से आप कैसे घटक पता कर सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं सोडियम बेकिंग सोडा की, अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, तो ये होता है NaHCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो अगर Na जो हो गया ये आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया। H आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। C आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया। और O क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको किसी भी चीज का अगर पता करना होगा तो आपको रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर सेट देखे होंगे, जैसे कि 2019 देखे होंगे, उसमें भी मैं बहुत सारी जैसे बेकिंग सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, इस सब का मैंने रासायनिक सूत्र बताया, प्लस सारी चीजों को क्लियर आउट किया। तो अगर आप लोग चाहें तो वो प्रीवियस सेशन को भी देख सकते हैं गाइस, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग देख रहे हैं वो लोग बहुत अच्छी बात है, उनको पता होगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं तो प्लीज गाइस आप वहां से भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है 20
परमाणु क्रमांक होता है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक जो है कैल्शियम का 20 होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है गाइस, तो कैल्शियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है ये आपको ध्यान रखना है कि सी ए जो है इसका रासायनिक प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस फास्फोरस। फास्फोरस का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक पी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे तो गाइस याद रखिएगा 15 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैग्नीशियम का जो रासायनिक प्रतीक के बारे में बात करते हैं, तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो है ये Mg जो है ये मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके परमाणु क्रमांक की अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो 12 जो है इसका परमाणु क्रमांक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, लेकिन ये जो है आधुनिक शिक्षा देने के पीछे जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है क्या कि भारत में जो है जन साक्षरता का विकास करना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन सी। राजनीति के लिए लोग कुछ भी करते हैं गाइस, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये जो है ये इनका जो है शिक्षा का इनके पीछे का ये मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को बहुत ज्यादा मजबूत करना। ये इनका ये था कि अगर ये आधुनिक शिक्षा देंगे तो ये जो है इनकी राजनीतिक सत्ता जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, तो इनके पीछे का इनका मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो तत्व है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी सीजियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो आपको याद रखना है सीजियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं गाइस चांदी की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अगर हम बात करते हैं चांदी, तो चांदी गाइस सबसे अच्छा सुचालक तत्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है गाइस। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के एक प्रश्न तो रहता ही है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये चांदी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो है ये आपका चांदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है सबसे अधिक जो है क्रियाशील अधातु तत्व, धातु तो जो है वो सीजियम है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है गैस कि जो आपका जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये आपको ध्यान रखना है। अधिक क्रियाशील अधातु धातु जो है ये आपका सीजियम है। अधिक क्रियाशील अधातु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है ये आपका कौन सा है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिक क्रियाशील अधातु जो है ये आपका फ्लोरीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है ये कौन सा है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपका फ्लोरीन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका लिथियम, लिथियम जो है ये आपका सबसे हल्का धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे हल्का धातु कौन सा होता है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे हल्का धातु जो है ये आपका लिथियम होता है, और सबसे मजबूत धातु जो होता है ये आपका टंगस्टन होता है। तो सबसे हल्का धातु कौन सा है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका लिथियम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। तो आपको बताना है कि नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता है वो नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 के तहत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 के तहत। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समान सिविल संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, आप सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। गाइस सबसे पहला पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस अनुच्छेद तक है, ये आपको ध्यान है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद के बारे में
बात करेंगे गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 से लेकर 35 तक जो है ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य, और 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसका हम बात करते हैं भाग के बारे में कि ये किस भाग में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है भाग 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से भाग में गए, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाग 4 में। उसका अगर हम बात करेंगे कि ये कौन से संविधान से जो है ये प्रेरित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस कौन से संविधान से प्रेरित है गैस, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया गैस, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैस, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट तो याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो है आपकी ग्राम पंचायत का गठन के बारे में जो कहा गया वो क्या है, तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के गठन से जो संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन से वो अनुच्छेद 40 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40 है। उसके बाद अनुच्छेद 47 की बात करें तो शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शराब पर प्रतिबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है, शराब पर प्रतिबंध जो है ये आपका जो है अनुच्छेद 47 के तहत जो है ये शराब पर प्रतिबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 38 गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है ये किसमें कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक कल्याणकारी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है ये किसमें, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख जो किया गया है ये किया गया अनुच्छेद 38 में। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का इसमें क्या कहा गया है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है ये क्या कहा गया है कि इसमें जो है सामाजिक जो है इसको बढ़ावा देना है, यानी कि जो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 इसमें दोनों लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है ये किस में कहा गया है। तो गाइस आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 38 में, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद अगर 39 की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा कि महिला पुरुष के लिए जो है जीवन यापन के लिए जो समान अवसर का कार्य के लिए जो समान वेतन या फिर धन जो उत्पादन होता है, इसमें जो है ये किसका है guys? ये अनुच्छेद 39 से संबंधित है। यानी कि जो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी जो सहायता जो है ये किसके तहत है, ये है अनुच्छेद जो है ये 39 के तहत है। ठीक है, और अनुच्छेद 38 में जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था guys, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रेणियां जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणियां जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। उसका अगर हम अरावली पर्वत श्रेणी से जो है आपका 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत जो है ये आपका एक वलित पर्वत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा पर्वत है गाइस, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये आपका एक वलित पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अरावली पर्वत से आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है गाइस कि ये जो है सबसे प्राचीन पर्वत जो है, सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन पर्वत जो है आपको कौन सा पर्वत है, तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये आपका अरावली पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे प्राचीन पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे सतपुड़ा के बारे में बात किया कि वो जो सतपुड़ा जो पहाड़ी है वो 4 राज्यों में, जो कि आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और जो आपका महाराष्ट्र 4 राज्यों में फैली, वैसे ही आपको बताना है कि अरावली पर्वत जो है ये कितने राज्यों में फैली है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत जो है ये भी आपका जो है कितने राज्यों में फैली हुई है गाइस, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है
3 राज्यों में फैली हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली की पर्वत जो है ये कितने राज्यों में फैली हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है राजस्थान है। पहला जो सबसे बड़ा भाग इसका किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में फैली है, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है राजस्थान में। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका कुछ पार्ट जो है ये कहाँ है गाइस, इसका कुछ भाग जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के बाद आपको याद रखना है गुजरात। इसका कुछ भाग जो है कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कुछ भाग जो है ये गुजरात में है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका कुछ भाग जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है इसका कुछ भाग जो है हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग यानी कि 80% भाग जो है इसका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 80% भाग जो है इसका आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 80% भाग जो है यहाँ पर कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे गाइस कि अरावली पर्वत के बारे में, कि इसमें जो है अरावली पर्वत से आपको याद रखना है कि इसकी जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है गुरु शिखर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई भी पूछता है गाइस। तभी मैं बताई थी कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है गाइस, तो आपको ये पता होगा कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है ये आपका धूपगढ़ है। आपको याद रखना है गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है इसकी अगर बात करें ये जो है ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। ये हम किसके बारे में बात करेंगे, तो ये अरावली पर्वत के बारे में बात करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1700 जो है आपको ध्यान रखना है 722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी ऊंचाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर के बारे में बात करें, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गाइस, 1722 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है अरावली पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है आपको एक पॉइंट और नोट कर लेना है गाइस, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। नोट करके मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नोट में आपको लिखना क्या है गाइस कि अरावली पर्वत जो है ये कितना फैली हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत जो है ये 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। अरावली जो है ये कितना, तो ये आपको याद रखना है अरावली जो है ये 800 किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, तो 800 किलोमीटर तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि मौर्य काल में अपायनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो आपको बताना है कि अपायनिक शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि व्यापारियों से अधिक लाभ होने पर लिया जाने वाला कर। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि राजा को विशेष अवसरों पर दी जाने वाली भेंट। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि पशुओं की रक्षा के लिए लिए गए कर। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में जो है अपायनिक शब्द का जो प्रयोग है वो किस लिए, तो राजा को जो विशेष अवसरों पर जो दी जाने वाली जो भेंट थी वो अपायनिक शब्द का प्रयोग किया जाता था ये मौर्य काल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है दो बार प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चार महान सत्यों की जो अवधारणा है वो किस धर्म से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, या ऑप्शन डी हिंदू धर्म से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चार महान सत्यों की अवधारणा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वो जो चार महान सत्य या फिर आर्य सत्य भी हम उसे कहते हैं guys, ये आपको ध्यान रखना है। चार महान सत्य या फिर आर्य सत्य जो है वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा था गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दुख है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, दूसरा आपको याद रखना है समुदाय। दूसरा आपको कौन सा गाइस, समुदाय है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, समुदाय। तीसरा आपको जो है वो कौन सा याद रखना है गाइस, तीसरा जो है आपका दूसरा हो गया समुदाय। तीसरा जो है वो कौन सा सत्य है गाइस, तीसरा जो होगा गाइस निरोध। तीसरा क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है निरोध जो है ये तीसरा है। उसके बाद आपको चौथा याद रखना है, चौथा जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथा जो है ये मार्ग, ठीक है। तो चार महान सत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से धर्म से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम दुख की बात करें गाइस, तो सबसे पहले हम दुख की बात करें तो इसमें क्या था गाइस, दुख में क्या था आपको ये बता देती हूँ मैं। तो अगर हम दुख की बात करते हैं तो इसमें क्या था, दुख जो है संसार में
दुख है, ठीक है? तो दुख में क्या था ये आपको ध्यान रखना है कि संसार में जो है दुख है, ये आपको ध्यान रखना है। संसार में जो है दुख है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, संसार में दुख है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है? उसका जो है अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट जो है आपका समुदय। समुदय जो है इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो कहा गया है कि दुखों के कारण है, ठीक है? दुःख के जो है ये क्या है गाइस? तो समुदाय में आपको क्या कहा गया है कि दुःख के जो है कारण है, ठीक है? तो संसार में दुःख है, दूसरा जो था ये क्या था? दुःख के कारण है, ठीक है? उसके बाद अगर हम तीसरा बात करते हैं निरोध गाइस, या निरोध में जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। निरोध में जो है कहा गया है कि दुःख के निवारण भी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि पहला है संसार में दुःख है, उसके बाद आपको याद रखना है कि दुःख के जो है कारण है, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि दुःख के जो है निवारण, ठीक है? तीसरा जो महान सत्य कौन सा है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि दुःख का निवारण है। उसके बाद आपको याद रखना है चौथा जो है आपका मार्ग। मार्ग में जो है ये क्या है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्ग में कहा गया है कि निवारण के लिए जो है वो आपको अच्छे मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग की जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो निवारण के लिए जो है आपको अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है? तो निवारण के लिए जो है आपको जो है ये आपको ध्यान रखना है। निवारण निवारण के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टांगिक मार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अष्टांगिक मार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। ये कौन से धर्म से संबंधित है? उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये क्या है? चार महान सत्य जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि जो दुःख में है, ये दुःख जो है संसार में दुःख है, समुदय यानी कि दुःख के कारण है, निरोध यानी दुःख के निवारण है, और मार्ग निवारण के अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो आपको बताना है कि कोशिका की जो रसोई है ये किसे कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्गी को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं को, या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट को जो है ये कोशिका की रसोई कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कोशिका का डाकघर जो है ये किसे कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का डाकघर जो कहा गया ये गोल्गी काय को कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का डाकघर जो है ये किसे कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कोशिका का डाकघर जो कहा गया है ये गोल्गी काय को जो है कोशिका का डाकघर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्गी काय को जो है ये क्या कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का डाकघर कहा गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं राइबोसोम, तो जो है ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा गया है? गाइस आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा गया है वो राइबोसोम को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 66 में जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में जो है ये क्या कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है उपराष्ट्रपति होगा ये किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 63 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत का राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 के तहत है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है ये किसके तहत है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत जो है ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में जो है ये क्या कहा गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 67 में जो कहा गया ये उपराष्ट्रपति के जो है कार्यकाल के बारे में जो है आपको बताया गया। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से जो संबंधित अनुच्छेद है ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 जो है ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होगा, ये किस आर्टिकल के तहत है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है राष्ट्रपति जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है
सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है ये क्या आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कि ये किस आर्टिकल के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होगा। ये आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत। तो अनुच्छेद 64 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का जो है ये क्या होगा, ध्यान रखना है आपको कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल के तहत। तो पदेन सभापति होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभापति होगा किस आर्टिकल के तहत गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 64 के तहत। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पदेन सभापति होगा ये किस आर्टिकल के तहत गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा को बेअसर करने के लिए क्या लगाना चाहिए। तो आपको बताना है कि अगर मान के चलिए चींटी जो है यहाँ पे काटती है, ठीक है, त्वचा की किसी भी जगह पे काटती है, तो अगर आपको उस जगह को बेअसर करना है तो आपको क्या लगाना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी नम बेकिंग सोडा, या ऑप्शन डी टमाटर का गुदा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। त्वचा को बेअसर करने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्षार होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्या होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्षार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में ना फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। इस वजह से जो है त्वचा को बेअसर करने के लिए आपको क्या यूज करना है गाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना, ये उदासीन हो जाएगा, जिसकी वजह से त्वचा पे जो है आप जो भी जो लगाएंगे ब्लीचिंग पाउडर तो ये उदासीन हो जाएगा और त्वचा का जो है असर खत्म हो जाएगा, उस पर जो भी असर करेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चींटी के काटने से आपको क्या लगाना चाहिए उस त्वचा पे या उस जगह पे। तो ब्लीचिंग पाउडर लगाना चाहिए। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है आज का सेशन समाप्त होता है गाइस, सेट 21। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा। एंड जो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।